हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रिक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो इसमें कॉन्टेक्ट सरफेस है, किसी सरफेस के कॉन्टेक्ट में यहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से। जैसे यहाँ पे लगता है फोर्स, एफ फोर्स यहाँ पे लगा। अगर इस ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हो गया, मतलब इसमें सर्टेन कोई वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे सर्टेन कोई वेलोसिटी आ गई, तो इस टाइम जो इसके कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए, जब तक यहाँ पे मोशन नहीं था तब तक जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था उसको बोलते थे स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact when there is a relative motion between the surfaces is known as kinetic friction। तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। the force of friction between two surfaces in contact when there is a relative motion between the surfaces is known as काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइटली लेस देन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उससे थोड़ा सा कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको एफ के से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बारे में देखना कि जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है स्लाइटली लेस देन होता है किससे? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से। दूसरा ये कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो रहा था, पहले ऑटो एडजस्टिंग नेचर दिखा था, उसका फिर मैक्सिमम लिमिटिंग नेचर तक हो गया था ना। लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। अभी जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। पहला क्या कि अगर स्लाइडिंग हो रही होगी तो उसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहां पे लिख देता हूं इसको, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं। अगर उसमें स्लाइडिंग हो रही होगी, इफ देयर इज स्लाइडिंग मोशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर हो रही होगी वहां पे रोलिंग, इफ देयर इज रोलिंग मोशन तो उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर स्लाइडिंग हो रही होती है तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर रोलिंग हो रही होती है उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग लिख देते हैं एस एफ के से, और रोलिंग फ्रिक्शन को लिख देते हैं आर एफ के से, आर एफ के। जो ध्यान रखने वाली बात तो ये होती है कि हमेशा ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, यानी कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये ध्यान रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना। अब यहां पे देखते हैं रूल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो इसमें अब देखते हैं रूल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एरिया ऑफ द जो कॉन्टैक्ट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे। तो इसमें पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेसेस। और एक दूसरा पॉइंट यहां पे हो जाएगा, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस सरफेस के नॉर्मल ऐसे जो फोर्स लगता है, ठीक है, इस सरफेस के नॉर्मल जो ऐसे फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू म्यू एन, ठीक है।
तो ये जो म्यू होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो म्यू है ये दो टाइप का होता है, एक होता है म्यू एस मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन, और दूसरा होता है काइनेटिक कोफिशिएंट, दूसरा होता है म्यू के, इसको बोलते हैं काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो म्यू के होता है स्लाइटली लेस देन होता है किससे, म्यू एस से, या तो इसके बराबर होगा या तो स्लाइटली इससे कम होता है, ये होता है। जब काइनेटिक फ्रिक्शन होता है तो वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू के, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तो वहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उससे बोलते हैं म्यू एस। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया कि फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा। तो यहां से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, कि मतलब हम लोग फोर्स लगा रहे होंगे और कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा उसका ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है पहले ये समझ लो। सिचुएशन ये होती है कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इसमें कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, ठीक है, इसका कोई भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इसका ये मास m है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा F इज इक्वल टू म्यू एन, ये n है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। n इज इक्वल टू mg, n इज इक्वल टू mg है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा mg, है ना। तो जब यहाँ पे से फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे, तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो गया 10 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने 20 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया 20 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने 30 न्यूटन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो गया 30 न्यूटन। सपोज करते 35 न्यूटन के बाद ये ऑब्जेक्ट चलने लगता है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया 35 न्यूटन, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया वो 35 न्यूटन हो गया, 35 न्यूटन। और उस 35 न्यूटन के बाद जितना भी फोर्स लगाते हैं, इसे लगाया 40 न्यूटन, तो इस टाइम ये ऑब्जेक्ट चलने लगता है, इसमें सर्टेन वेलोसिटी आ जाती है, चलने लगता है। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा वो हो रहा होगा 35 न्यूटन से थोड़ा सा कम, क्योंकि अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया होगा। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, हो गया होगा 34 या 33 न्यूटन समथिंग हो गया होगा, ठीक है। तो इसी बात को एक ग्राफ के रूप में यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो एक्सिस बन गई, ये जो एक्स एक्सिस दिख रही है, तो इसका नाम रख देते हैं अप्लाइड फोर्स। ये हो गया अप्लाइड फोर्स, जितना फोर्स हम लोग लगा रहे होंगे, अप्लाइड फोर्स। और ये वाली जो एक्सिस हो गई इसका नाम रख देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो इस एक्सिस का नाम रख देते हैं हम लोग फ्रिक्शन, ये हो गया फ्रिक्शन, ठीक। तो क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा होगा वैसे वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, इस तरह से बढ़ता है और एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है, यहाँ तक पहुंचेगा। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है, इस टाइम ये फ्रिक्शन फोर्स उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ना। तो ये कुछ इस तरह से हल्का सा यूं होके यूं इस तरह से स्ट्रेट चलता है ग्राफ, ये ठीक है। तो इस टाइम ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन गया जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चला था, इस जगह तक ऑब्जेक्ट था, यहां तक ऑब्जेक्ट, इस जगह तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट यहां पे रेस्ट में, इस जगह तक, इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट होता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहां जहां तक रेस्ट में था इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये हो जाता है, इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे दिख रहा है, ये बताता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपना नेचर ये एडजस्ट कर रहा है, ऑटो एडजस्टिंग नेचर दिखा रहा है। और जिस मैक्सिमम लिमिट तक गया है इसको बोलते हैं स्टैटिक मैक्सिमम फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसको एक और फ्रिक्शन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये वाली लाइन जो होगी इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस वाली लाइन को बोलते हैं, इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू मिलती है इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसी अब पूरी बात को यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन वर्सेस अपराइट फोर्स के बीच में ग्राफ। तो इसमें क्या, इसको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब हम लोग इसे फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, बॉडी में स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, और ठीक है। और जैसे ही फोर्स को बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता रहता है। तो एक मैक्सिमम लिमिट तक फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है, उस मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि
उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब उसमें मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्लाइटली कम होता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से, और एक इसकी जो वैल्यू जो कांस्टेंट होती है तो यहाँ पे आपको बताते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हम लोग F इजगल टू म्यू इंटू एन जो कर रहे थे, ये F इजगल टू ये जो हम लोग कर रहे थे म्यू इंटू एन, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकल के आ रही थी इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता है जो हम लोग F इजगल टू म्यू इंटू एन करते हैं तो वहां पे हमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, ये कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, वो लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल टू द सरफेस, कुछ इस तरह से लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक। यहाँ पे अगर इस फोर्स F लग रहा होगा तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर यहाँ पे फोर्स F लग रहा होगा ऐसे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इस तरह से लग रहा होगा ऐसे, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये लग रहा होगा। तो ये N और ये F के बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा कुछ इस तरह से लग रहा होगा ऐसे, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स और इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ये जो R है इसको यहाँ से एक दूसरा नाम दिया गया है, R को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स किसके किसके बीच का होता है, देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। तो इन दोनों के रिजल्टेंट को जो R है इसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो ये होता है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, और इसी को कांटेक्ट फोर्स भी बोला जाता है R को। तो ये जो R है ये एंगल जो बनाता है, यहाँ पे जो एंगल बनाता है नॉर्मल रिएक्शन से, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ। कई बार कंफ्यूजन होती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में, अभी एंगल ऑफ रिपोज पढ़ाते हैं उसमें देखा कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये है लिमिटिंग। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इसी बात को, एंड द एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, द एंगल विच रिजल्टेंट called angle of friction। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर यहाँ पे म्यू मान लें तो यहाँ पे क्या F इजगल टू क्या हो जाएगा, F इजगल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन, ठीक। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग ये निकालते हैं, यहाँ टेन थीटा इजगल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजगल टू हो जाएगा, टेन थीटा इजगल टू हो जाएगा F अपॉन एन, F इजगल टू कितना है, म्यू इंटू एन, ये हो जाएगा एन, ये कैंसिल, तो टेन थीटा इजगल टू क्या मिल गया, म्यू, सिंपली टेन थीटा इजगल टू सिंपली मिल गया म्यू। तो यहाँ थीटा इजगल टू क्या मिल गया, थीटा यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इजगल टू मिल गया टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज के बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, और ये एंगल थीटा है इनके बीच में। ये ऑब्जेक्ट अभी नहीं मूव कर रहा है, मैंने ये इंक्लिनेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ठीक है, और अभी भी नहीं मूव किया, मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया एंगल, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है नीचे की ओर, ठीक है। तो जिस सिचुएशन में मूव करना जस्ट स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल बना रहा होगा इस समय, जो इंक्लिनेशन बना रहा होगा प्लेन से, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे जो भी एंगल बनना होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको जरा सही से लिख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पे एक प्लेन है और सपोज करते हैं इस सिचुएशन में ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया है, जस्ट जैसे यहाँ पे एक इंक्लिनेशन प्लेन बना दिया, ये ए बी सी एक इंक्लिनेशन प्लेन बना दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, ठीक है। तो इस टाइम जो इसमें फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, जस्ट नीचे की ओर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, mg।
और ये जो इंक्लिनेशन का ये एंगल कुछ इस तरह से बनाया है थीटा कि इस टाइम ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जस्ट चलना स्टार्ट किया है, जस्ट चलना स्टार्ट किया है, तो ये जो थीटा एंगल है इस टाइम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, यहां तक क्लियर? तो अब यहां पे बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? जो सरफेस होता है उसके जस्ट नॉर्मल जो होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हो गया एन, हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसके पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? यहां पे थोड़ा ये एंगल कितना हो जाएगा? इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये एंगल हो जाएगा कितना? ये एंगल हो जाएगा थीटा। कैसे? ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा mg, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो ये वाला जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये जस्ट चलना जो स्टार्ट किया होगा वो ड्यू टू mg sin थीटा की वजह से चलना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि यहाँ से थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है, sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो mg जो नीचे की फोर्स बढ़ रहा था वो बढ़ गया। जब वो बढ़ गया तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब वो चलना स्टार्ट किया तो उस टाइम जो थीटा बना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, जब वो चलना स्टार्ट किया। ठीक है, जब ये चलना स्टार्ट किया तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जब इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जब इसको लिखते हैं तो क्या होगा? एफ एस इक्वल टू क्या होगा? एफ एस इक्वल टू हो गया होगा mg sin थीटा, और n इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू हो गया होगा mg cos थीटा। दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? मिलेगा एफ एस अपॉन एन इक्वल टू mg sin थीटा बाई cos थीटा। ये कैंसिल, तो क्या मिला हम लोग को? यहाँ मिला tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा इक्वल टू आ गया फ्रिक्शन एफ एस बाई एन। फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एन अपॉन एन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू मिल गया म्यू। तो ये एग्जैक्ट वही वैल्यू मिल गई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, यानी कि जब ये जस्ट स्लाइडिंग के पोजीशन में होता है तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि हो गया जस्ट स्लाइडिंग की सिचुएशन में, जस्ट जब स्लाइडिंग होने वाली होती है तो उस टाइम एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, जस्ट स्लाइडिंग हो रही होती है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अभी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उससे कई एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो एडवांटेज हो गया जो हम लोग रोड पे चल पाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो हम लोग जमीन पे गिर जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हाथ में पकड़ सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ही फोर्स वहां पे लग रहा है, तभी तो उसको पकड़ पा रहे हैं। या फिर जो बोर्ड पे जो चॉक से जो हम लोग के जो टीचर्स थे बोर्ड पे जो चॉक से लिख पाते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन ही लिख पाते हैं। या हम लोग जो पेन से लोग पेपर्स पे लिख पा रहे हैं फ्रिक्शन से। ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहा हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इतना स्मूथली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? जैसे कि अब फ्रिक्शन की वजह से जो मशीनें होती है उसके पार्ट्स में रिलेटिव मोशन होता है, जिससे वो पार्ट्स घिस जाते हैं, कट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या हमारी गाड़ी जो होती है उसमें जो इंजन होता है, उसके इंजन में जो पिस्टन होता है, रिंग होता है, वो भी कट जाता है, क्योंकि जो उसमें इंजन ऑयल होता है उसमें कुछ कार्बन के पार्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं। कार्बन के पार्ट्स मतलब जो कुछ पार्टिकुलेट मैटर इकट्ठा हो जाते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर रिंग पिस्टन से टकराते हैं, बार बार कोलिजन का होता रहता है, यानी कि उनमें रिलेटिव मोशन होता रहता है, जिस वजह से वो पार्ट्स उसके कट जाते हैं। तो कहते हैं इंजन कट गया, जिस वजह से गाड़ी एवरेज देना कम कर देती है। दूसरा, जैसे जो रॉकेट्स होते हैं जो आसमान में जा रहे होते हैं, ऊपर स्पेस की तरफ जा रहे होते हैं, तो होता क्या है कि जो एयर का फ्रिक्शन लगता है, जो एयर का रेजिस्टेंस लगता है, उसे एयर का फ्रिक्शन बोलते हैं, जिस वजह से क्या होता है कभी कभी उन रॉकेट्स में आग भी लग जाती है। और तीसरा क्या कि जो रॉकेट ऊपर की ओर जब उन्हें भेजा जाता है तो उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, जिससे ज्यादा ईंधन लगता है। तो ये फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं। तो फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिस वजह से फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं नेसेसरी इविल। इसीलिए फ्रिक्शन को बोला जाता है नेसेसरी इविल। इसको फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं नेसेसरी, तो इस वजह से इसको बोलते हैं, फ्रिक्शन को बोलते हैं नेसेसरी इविल।
अब जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसको हम लोग कम कर सकते हैं बॉल बियरिंग का यूज करके। बॉल बियरिंग अगर हम लोग यूज करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स काफी कम हो जाता है। बॉल बियरिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पे कोई पार्ट्स है, कोई ऐसे, ठीक है, ये पार्ट्स आपस में एक दूसरे से स्लाइड करते हुए घूम रहे हैं गोल गोल, ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है जिस वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। बॉल बियरिंग का यहाँ पे प्रिंसिपल ही यही है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है पता है आपको ज्यादा होता है किससे, रोलिंग काइनेटिक फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गोल गोल इस तरह के छर्रे लगा देते हैं, इस तरह से गोल गोल। अब इनके बीच में जब ये घूमेंगे तो ये जो छर्रे गोल गोल घूमेंगे तो यहाँ पे रोलिंग हो जाएगी, रोलिंग हो जाएगी तो जिस वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। तो ये होता है बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन फोर्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स जहां पे हमें चाहिए होता है वहां पे उसके सरफेस को रफ बना के हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, एक चीज को यहाँ बता दें, इसका जो रूट कॉज होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा हुआ है किसी सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक है, तो ये इसका जो सरफेस है, ये इसका जो मॉलिक्यूल होगा, ये जो इस मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में होगा ना, तो जब यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन जब आ जाती है तो एटॉमिक लेवल पे अगर देखते हैं, इसको अगर जूम करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, तो हो क्या हो रहा होता है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनमें अट्रैक्शन होता है। और जब ये इसमें जस्ट स्लाइडिंग की पोजीशन होती है तो ये क्या होते हैं, दोनों आपस में क्या होता है, हल्का स्लाइड होते हैं, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, एक प्लस का चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक यहाँ पे माइनस का चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब पता है कि प्लस और माइनस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो इनमें टेंडेंसी आ जाती है क्या, एक दूसरे के साथ रहने की, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बट हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इनको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्टिव होता है। इसका रिजल्ट क्या दिखता है हमें, यहाँ पे फ्रिक्शन की दिखता है। अगर इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स दिखता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो रूट कॉज होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स। ये ध्यान रखना, रूट कॉज होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये होता है रूट कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है रूट कॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। So that's all I have for you in this video. Thank you. Bye bye.